हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गुड इवनिंग मनब, पीयूष। गुड इवनिंग अमीशा, दिव्या, भूमि, निशा, मुस्कान, रोशन, संजय, तन्वी, नैन्सी, साहिबा। क्या हाल है आप लोग के? ऑल गुड। क्या बात है, हमारे बीच में एक सीएस भी है, सीएस अंजलि। वेरी गुड, वेरी गुड। कंगना, याशिका, प्रणव, राम राम भाई, जय श्री राम, जय अम्बे। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल फाइन। गुड इवनिंग प्रियांशी जी। गुड इवनिंग कोयल, काजल, श्रेया, अल्फिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के अब इस क्लास को शुरू करते हैं। हाय हेलो हो चुका है। तो बच्चों, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि एफएम की सर जान क्या है, कौन सा एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो आप कह सकते हो कि एफएम की जान है, जान। तो ये जो जान है ना, वो टॉपिक है बच्चों, कैपिटल बजटिंग। दिस इज हार्ट ऑफ एफएम। एफएम के अंदर, एफएम का जो हार्ट है ना, वो कैपिटल बजटिंग है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सर आपने जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में सबसे ज्यादा फायदा आपको किस टॉपिक का मिला, तो मैं कहूंगा बच्चों वो है कैपिटल बजटिंग। एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप किसी कंपनी में जाते हैं और अगर आप एमडी, सीईओ, सीएफओ से बात करते हैं, तो जिस टॉपिक का आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा वो भी है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये वो कुछ टॉपिक हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन आता है, थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत ही थ्योरी थोड़ी सी। पे बैक पीरियड आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और पे बैक पीरियड का एक सौतेला भाई है जिसको अपन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं अपन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो ये हमारे कुछ चार टॉपिक्स है जिसको हमको पढ़ना है। गॉट इट? थोड़ी सी थ्योरी भी है, थ्योरी भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थ्योरी आखिरी में ही पढ़ाऊंगा। रखा मैंने पहले है, लेकिन मैं आपको ये थ्योरी आखिरी में पढ़ाऊंगा ताकि आप बोर ना हो। पहले हम लोग टॉपिक्स को देख लें और टॉपिक को देखने के बाद अपन थ्योरी पे आए। सारे बच्चे रेडी हैं? हाँ जी, सारे बच्चे रेडी हैं? करें शुरू। एफएम का हार्ट भी है, अरे बिल्कुल है, हार्ट है, सब है। ठीक है। फॉर्मूला देखना देखा, पल्ले ही नहीं पड़ा। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला देख लिया पीयूष? अभी तो मैं पढ़ाना शुरू ही नहीं किया हूं। कहीं तुम ज्योतिष तो नहीं हो कि पहले से ही देख लिया तुमने? तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर दो है बच्चों, एक है ट्रेडिशनल टेक्निक और एक है मॉडर्न टेक्निक। एक है ट्रेडिशनल टेक्निक और एक है मॉडर्न टेक्निक। जो ट्रेडिशनल टेक्निक है बच्चों, ट्रेडिशनल टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस्तेमाल हम नहीं करते। कल हमने सीखा ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका रोल यहां पे नहीं है। जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल होता है। सर इंस्टीट्यूट कौन से क्वेश्चंस पूछती है? तो बच्चों अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां पे यूज होता है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। या हम आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है सर? तो दूसरे नंबर पे आता है आईआरआर। तीसरे नंबर पे आता है पे बैक पीरियड। चौथे नंबर पे आता है आपका एआरआर। और उसी के बराबर बराबर लेवल पे आप रख सकते हैं प्रॉफिटेबल इंडेक्स को भी। दोनों को आप सेम रैंकिंग दे सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि दो प्रकार की टेक्निक है। एक है पुराना टेक्निक, पुराने टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल नहीं था। और एक है नया टेक्निक, नए टेक्निक में मॉडर्न टेक्निक जिसे हम कहते हैं, वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल होता है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल मतलब क्या? कल जो बच्चों मैंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से पीवी करना सिखाया था ना बच्चों, उस पर्टिकुलर चीज का रोल रहेगा। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पे बैक टेक्निक से। सो लेट्स स्टार्ट विथ पे बैक टेक्निक। तो पे बैक टेक्निक से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत करता हूं मैं, पीबीपी के बारे में जरा बताता हूं आपको। बच्चों नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नाम क्या है बच्चों? नाम है पे बैक पीरियड। नाम क्या है बच्चों? पे बैक पीरियड। पे बैक यानी मैंने अगर कुछ पैसा डाला कहीं पे, तो कब तक वो मुझे पे बैक कर देगा, यानी कब तक वो मुझे पैसा लौटा देगा। पे बैक का मतलब हिंदी में क्या होगा? पैसा लौटाना।
पे मतलब पैसा, बैक यानी लौटाना। तो कब तक मेरा पैसा लौट आएगा, लौट आना, कब तक मेरा पैसा लौट आएगा, उसी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप ही लोग मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैंने एक कार ली, उस कार का कॉस्ट है बच्चों 8 लाख रुपए, उस कार का कॉस्ट है बच्चों 8 लाख रुपए, और मान लीजिए एवरी ईयर, मान लीजिए बच्चों एवरी ईयर मैं उस कार को चला के, मान लो ओला की तरह या मैं उसको टैक्सी की तरह चलाता हूं, मेरे को हर साल रेवेन्यू होने वाला है 50,000 रुपीज का। तो मुझे क्या आप बच्चों बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना साल लगेगा 8 लाख रुपए कवर करने में, कितने ईयर्स लग जाएंगे? अगर मेरे को हर साल 50,000 रुपए मिलता है, तो 8 लाख रुपए कवर करने में, 8 लाख रुपए जो मेरा कॉस्ट है, वो कॉस्ट को निकालने में मुझे कितना साल लगेगा? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? प्रणाम अभिषेक। मोहित का आंसर सबसे पहले आया है, एकदम करेक्ट आंसर आया है 16 ईयर्स। फिर पीयूष का आंसर आया है, फिर लक्ष्य का आंसर आया है, अर्शी का आंसर आया है, आदित्य का आंसर आया है, कोमल का आंसर आया है, साहिबा का आंसर आया है, नैन्सी, कोयल, निशा, साक्षी, मयंक, परी, निशांत, सभी का आंसर एकदम करेक्ट। झकास, एकदम झकास आंसर। क्या किया बच्चों आपने? एक्चुअली आपने क्या किया, आपने जितना भी कॉस्ट था उसको आपने डिवाइड कर दिया इवन कैश फ्लो से। कैसे डिवाइड कर दिया बच्चों? इवन कैश फ्लो से। ये जो आपका आंसर आया इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। सर आप हमें क्या सिखाओगे? ये तो हमको पहले से ही पता था। हाँ बच्चों, आपके पास ऑलरेडी मैजिक है, आप लोग ऑलरेडी होशियार हो, बस मेरे को आपको ये फॉर्मूला रटवाना नहीं है, मेरे को आपको फॉर्मूला समझाना था। समझ में आया? फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? कॉस्ट डिवाइडेड बाई इवन कैश फ्लो। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आपने तो खुद ही सामने से एकदम करेक्ट आंसर किया है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग को ऑलरेडी चीजें सब भगवान ने सब बुद्धि दे के भेजा है। मेरे को क्या करना है, बस जो जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स में आपका दिमाग कैसे लगाना है वो बताना है। बाकी भगवान ने आपको ऑलरेडी गिफ्ट दे के भेजा नॉलेज का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और। अगर मान लीजिए एक घर है, उस घर का कॉस्ट है बच्चों 2 करोड़, उस घर को आपने रेंट पे चढ़ाया है और रेंट से आपको मिलने वाले हैं 12 लाख रुपए एवरी ईयर। तो क्या आप मुझे पेबैक पीरियड निकाल के बता सकते हैं बच्चों? क्या आप मुझे पेबैक पीरियड निकाल के बता सकते हैं? लेट्स सी। वेरी गुड, क्लियर हो गया ना? क्या बात है, प्रियांशी ने फॉर्मूला भी लिख दिया। वेरी गुड प्रियांशी, जीते रहो एकदम। भगवान करे आपको एग्जम्पशन आ जाए सीएफएम में। सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, एकदम झकास तरीके से आंसर दिया है। इस बार पीयूष का आंसर मोहित के भी पहले आ गया, तो दोनों में लड़ाई चल रही है, कौन फर्स्ट कौन सेकंड। एक बार पीयूष फर्स्ट आया है और एक बार मोहित फर्स्ट आया है। दोनों का आंसर सेम है, बाकी बच्चों का भी आंसर सेम है, एंड द आंसर इज 16.66 ईयर्स। बट मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कभी आपने किसी को ऐसा बात करते हुए सुना है 16.66 ईयर्स में पैसा देंगे? कभी कोई ऐसा पॉइंट में देता है क्या ईयर्स को? कभी आपने सुना है कि पॉइंट में ईयर्स है? हाँ, कोई ऐसा अजीब से पॉइंट में बात करता है क्या? करता है क्या? आप ही मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ। ऐसे तो कोई बात नहीं करता है ना, ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता। तो आपने ये जो 0.66 ईयर्स लिखा है, आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहिए ना बच्चों, मंथ में कन्वर्ट करना चाहिए। अब कभी भी बच्चों याद रखना, जब भी हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे बताना बच्चों कि मंथ कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से इंटू कर देना जो भी आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो सर पॉइंट में आंसर आ रहा है 0.66, तो 12 से 0.66 को इंटू कर दो। तो 12 इंटू 0.66 करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 7.92।
और नहीं, एक काम करिए, कैलकुलेटर में ना, कैलकुलेटर में बच्चों आप एक काम करना, कैलकुलेटर में ना 0.6666 पूरा लिख देना। ऐसे पॉइंट के बाद ना 6666 करके पूरा कैलकुलेटर भर देना, फिर इंटू 12 करना, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। 7.99 होगा, यानी कि रफली आप कह सकते हैं 8 मंथ्स। रफली आप कह सकते हैं 8 मंथ्स। तो आपका आंसर 16 ईयर्स 8 मंथ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 ईयर्स 8 मंथ्स हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो कैलकुलेटर में 0.66 मत करना, कैलकुलेटर में एक काम करना, कैलकुलेटर में ना 0.66 करके पूरा भर देना और उसके बाद इंटू 12 करना, तो बेटर आंसर आएगा, 8 मंथ्स आ जाएंगे। 7.99 है, आप उसको 8 मंथ्स ले सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों को, सभी को? हाँ, राउंड ऑफ कर लो। उसका रीजन भी है, पता नहीं क्यों आपके क्वेश्चन बोलने से पहले दोनों का आंसर भी आ गया। अच्छा, उन्होंने एक्चुअली कैलकुलेटर पकड़ा हुआ होगा और सीधा फॉर्मूला लगा दिया होगा, दैट्स द रीजन। ठीक है, आया बच्चों को समझ? आया समझ कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है सभी को? अगर क्वेश्चन में बच्चों, अगर क्वेश्चन में, या कहां करूं, रुको नीचे करता हूं। अगर बच्चों मान लो क्वेश्चन में 14.57 ईयर्स दिया है, तो क्या आप मुझे कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि 14.57 ईयर्स कितना बनेगा? अल्फिया ने कहा है नो। अल्फिया क्या नहीं आया समझ? तन्वी ने बोला है 0.66 क्यों लिए, क्योंकि 16 ईयर्स तो पूरा है ही ना। 16 के बाद 0.66 ईयर्स जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बस। 16 ईयर्स तो पूरा ही है। 16 ईयर्स तो पूरा है ही हमारे पास। 0.66 जो है वो आधा है ना। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 0.66 जो होता है, 0.66 कुछ नहीं, 2/3 होता है ना। 0.66 इज नथिंग बट 2/3। अगर आप 12 महीने को इंटू 2/3 करोगे तो भी आपके पास 8 महीना आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 0.66 जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? 0.66 जो होता है वो 2/3 होता है। तो अगर 12 महीने को इंटू 2/3 करोगे तो 8 महीना आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, गुड। चलो, अब जैसे 14.57 ईयर्स आया, तो हमको, अगर आप मैं इसको ब्रेकअप करूं तो इसका मतलब क्या है? 14 ईयर्स और 0.5 ईयर्स है ना। पर 0.5 ईयर्स, देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, उसके लिए बता रहा हूँ। 14.5 साल के आसपास कुछ है, तो 14 ईयर्स तो पूरा ही है। अब ये 0.57 ईयर्स है, तो यानी ये पूरा एक साल नहीं है, पूरा एक साल नहीं है, कुछ महीने हैं ये। तो कितने महीने हैं? तो 0.57 को बच्चों इंटू 12 महीने कर देंगे, इंटू 12 महीने कर देंगे। तो 0.57 को अगर मैं इंटू 12 करूं बच्चों, तो आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6.84 मंथ्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.84 मंथ्स आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसको और ब्रेक करना है, मेरे को इसको और ब्रेक करना है। मैं बोला कि यार 6.84 मंथ्स का मतलब क्या हुआ? 14 ईयर्स 6 मंथ, ये तो ठीक है। अब ये 0.84 मंथ क्या होता है? 0.84 मंथ क्या होता है? ये तो कुछ नहीं होता है। तो मंथ से अगर बच्चों मेरे को डेज में कैलकुलेट करना है, तो मैं 0.84 लूंगा, इंटू कितने दिन होते हैं महीने में? 30 दिन होते हैं, इंटू 30 कर दूंगा। तो 0.84 इंटू अगर मैं 30 करूं तो आंसर आता है 25.2। तो चलो 25.2 को छोड़ो, 25.2 हो रहा है, पर चलो 25.2 को छोड़ो, आप इसको लगभग मान सकते हैं 25 दिन। 25 ही कर लीजिए, राउंड फिगर 25 ही कर लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 14 ईयर्स 6 मंथ, 14 ईयर्स 6 मंथ 25 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 ईयर्स 6 मंथ 25 डेज। इज दिस क्लियर बच्चों?
तो जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता 6.5 साल, तो 6.5 साल अगर मैं बोलता तो इसका मतलब क्या होता? 6 years 6 month। 6 years 6 month ही होता ना, 6.5 साल। आधे साल का मतलब क्या होता है? 6 महीने। आधा साल यानी 6 महीना। पर ये 6 महीने आया कहाँ से? आपने क्या किया, 0.5 को एक्चुअली 12 से इंटू कर दिया, उसी से तो 6 महीना आ रहा है। पर जब आपके पास परफेक्ट वैल्यूज होते हैं ना, तो आपका दिमाग काम कर जाता है। पर जब कुछ इफ टाइप के वैल्यू होते हैं ना, 0.57 0.66, तो दिमाग तुरंत कैलकुलेट नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करना, 12 महीने से इंटू कर देना। 12 महीने से इंटू कर देना, तो ये 6.84 हो गया। अब ये 6.84 में भी 6 मंथ तो ठीक है, पर ये जो 0.84 मंथ है, ये 0.84 मंथ कैसे हो सकता है? 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, पॉइंट में महीना कैसे आ सकता है? तो अगर महीने को मैं डेज में कन्वर्ट करना चाहूं, तो इसलिए डेज जितने भी होते हैं महीने के, मैं उससे इंटू कर दूंगा। तो मेरे पास 25.2 डेज हो रहा है, लेकिन मैं पॉइंट को इग्नोर करके इसमें कितना ले लूंगा? 25 ले लूंगा। क्लियर हुआ बच्चों को? लॉजिक समझ में आया बच्चों? रोशन ने आर्स निकाल दिया। ठीक है, गुड रोशन, गुड। यू विल गो वेरी, क्या बोलना चाहिए, वेरी फार। डन। वैष्णवी ने बोला है फिर सेकंड वाला फिर से। सेकंड वाला यानी शायद आप ये कह रहे हो, ये वाला बोल रहे हो। देखो कुछ नहीं करना है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो फिर से एक बार और समझाता हूँ। अभी देखो वैष्णवी, मेरी बात सुनना। अगर मैं तुमको 16.5 साल बोलता ना, तो तुम मेरे को तुरंत जवाब देती कि सर 16.5 साल का मतलब हुआ 16 साल और 6 महीने। तुम तुरंत मेरे को जवाब देती। पर ये जो आधे साल को तुमने 6 महीना बोला, ये कैसे बोला? तुम अपने दिमाग से पूछो थोड़ा। तुमने एक्चुअली क्या किया, इस आधे को लिया और 12 महीने से इंटू कर दिया, तभी तो ये 6 महीना आया। लेकिन जैसे ही 0.66 होता है ना, हमारा दिमाग तुरंत काम नहीं करता। तो मैं आपके दिमाग को काम करवाने के लिए क्या बोल रहा हूं कि 16 साल ले लो, और ये जो 0.66 है ना, इस 0.66 को 12 महीने से इंटू कर दो। जब तुम 12 महीने से इंटू करोगी, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 7.92 आएगा। पर एक्चुअली क्या है कि 0.66 जो है ना, वो आ कैसे रहा है? 0.66 की जगह मैं आपको क्या कह रहा हूं, पॉइंट पूरा 6 से भर दो और उसके बाद इंटू 12 करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7.99 आ जाएगा, जिसको आप एक्चुअली 8 मंथ भी ले सकते हो। और अगर आपको फिर भी बहुत मुश्किल लग रहा है ना, तो आप कुछ मत करो, आप 7.92 मंथ ही ले लो, चलेगा। इंस्टीट्यूट आपका इतने में नंबर नहीं काटती, इतने छोटे से डेविएशन में नंबर नहीं काटती है। एक्चुअली 0.66 जो होता है वो 2/3 होता है ना, और आप अगर 12 महीने का 2/3 करोगे, तो आपके पास एग्जैक्ट 8 महीना आएगा। पर चलो, उतना अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप 7.92 मंथ ही लिख के छोड़ दो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? देवांशु, नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी अभी तक तो आया नहीं है। अब किसी भी चीज को आप इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट कैसे करते हो कि एग्जाम में वो कितने बार आ रहा है, तो उस हिसाब से तो नहीं आया है। बाप रे, 4 लोग को लगता है कि लेक्चर अच्छा नहीं लगा अभी तक। क्या हो गया भाई, कैसे दिल दुखा दिया मैंने आपका? ऐसा क्या कर दिया? बाप रे, 5 हो गए अब तो, थम्स डाउन। क्या हो गया भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा था मेरे को कि मैं इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा रहा हूँ। कौन है ये लोग? नहीं, आवर्स और मिनट्स तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने तो आवर्स और मिनट्स तो बोला ही नहीं है, मैंने डेज तक ही बोला है। तो ऐसे तो सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी 8 हो गया, अरे बाप रे। क्या नहीं समझ में आया? आज की क्लास यही कर लेते फिर अपन लोग। हाँ, ऑब्वियसली इजी है, मतलब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब फिर तो आपको एग्जीक्यूटिव ही नहीं करना चाहिए। सर हम ईयर को भी राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। ईयर को भी राउंड ऑफ करके मतलब?
अच्छा। रेस लगा रहे हैं, बाप रे। 60 से करना होगा। नहीं मतलब आवर्स और उसमें मिनट्स में करने की जरूरत नहीं है। आवर्स और मिनट्स में करने की जरूरत नहीं है। अर्शी ने बोला इग्नोर करो। हाँ ये फाइट चल रही है, 33 का क्लियर आ गया है वैसे। ठीक है, इसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ। हाँ संजय सही बोल रहा है, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दिस शोज योर इमेच्योरिटी। क्योंकि अब देखो क्या होगा ना, जैसे मान लो कि अब एक दो बच्चा कोई जेन्युइनली जिसको नहीं समझ में आया होगा ना, अब मैं उसको भी इग्नोर कर दूंगा। अब मैं उसको भी इग्नोर कर दूंगा। रीजन क्या है, मेरे को लगेगा कि आप लोग मस्ती में ही कर रहे हो। तो लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं है आप, तो फिर ये बहुत बुरी बात है। पर चलो ठीक है, जाने दो, बाकी बच्चों का माहौल नहीं खराब कर सकता मैं। चलो अपन अब थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये एग्जांपल दिया है क्वेश्चन में आपकी इंस्टीट्यूट के बुक में। क्या बोल रहा है, पीवीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन न्यू एनुअल कैश फ्लो। इसके जगह मैं वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा इवन कैश फ्लो। इसके जगह मैं वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा इवन कैश फ्लो। तो आपका जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी जैसे कॉस्ट जितना भी लग रहा है, उसको डिवाइड कर दो उस अमाउंट से जो आपको हर साल मिलने वाला है। जैसे यहां पे देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक अगर प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 रुपए लगना है, और हर साल अगर 5,000 रुपए आ रहे हैं, कितने साल के लिए आ रहे हैं? 7 ईयर्स के लिए आ रहे हैं। तो कब तक आपका पैसा वापिस आ जाएगा, पे बैक पीरियड, कब तक ये 20,000 रुपए वसूल हो जाएंगे? तो मेरा फॉर्मूला मैंने क्या बनाया था, कॉस्ट। कॉस्ट डिवाइडेड बाई अपन क्या करेंगे, इवन कैश फ्लो। क्या करेंगे अपन, इवन कैश फ्लो। तो कॉस्ट कितना है बच्चों मेरा, 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई हर साल मुझे 5,000 मिल रहा है, और इस तरीके से मेरे को कितना मिल जाएगा, 4 ईयर्स। तो इस तरीके से बहुत इजी है। मैंने तो थोड़ा पॉइंट में इसलिए कराया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको और भी चीजें दी हुई होगी, जैसे प्रॉफिट के अलावा डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सब भी दिया हुआ होगा। तो इसका रोल समझो आप। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट आपको 3 लाख रुपए दिया हुआ है, आपको हर साल का प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 80,000 होगा, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 12%, बट बिफोर टैक्स ऑफ 50%। तो क्या बोल रहा है ये, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 3 लाख है, आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 12%। अब ये डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है? तो इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में ये गलती की है, यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक देखिए क्या है कि ये जो डेप्रिसिएशन निकालना है, वो डेप्रिसिएशन निकालना किस वैल्यू पे है, इंस्टीट्यूट ने वही देना भूल गया। तो डेप्रिसिएशन 12% का दिया तो है, पर ये कितने वैल्यू पे आएगा वो नहीं दिया है। तो अगर आप देखेंगे नीचे, तो आंसर में इन्होंने 5 लाख रुपए लिखा है, आंसर में इन्होंने 5 लाख रुपए लिखा है, पर पूरे क्वेश्चन में 5 लाख कहीं भी नहीं है। पूरे क्वेश्चन में 5 लाख कहीं भी नहीं है। तो आपको यहां पे क्वेश्चन में 5 लाख रुपए ऐड करना पड़ेगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन? तो ये आईसीएसआई की मिस्टेक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन 12% चार्ज करना है ये तो बोला है, पर कितने पे चार्ज करना है ये नहीं बोला है। आंसर जब हमने देखा तो पता चल रहा है कि 5 लाख पे इन्होंने चार्ज किया है, तो डेफिनेटली यहां पे 5 लाख का वैल्यू रहा होगा मशीन का, या जो भी है। ठीक है, तो मशीन की वैल्यू आप लोग लिख दीजिए क्वेश्चन में। आपके पास अगर स्टडी मैट है तो स्टडी मैट के क्वेश्चन में मशीन की वैल्यू लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए, 5 लाख रुपए लिख दीजिए। अब देखिए, आप मेरी बात का मतलब समझिए। डेप्रीसिएशन जो होता है बच्चों, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लेकिन इसका दो मतलब है। पहला मतलब तो क्या है कि आपका रियल में कोई भी कैश फ्लो नहीं है। क्या रियल में कोई भी कैश फ्लो है? डेप्रिसिएशन से क्या आपके जेब से कुछ भी जाता है? जैसे रेंट आपके जेब से जा रहा है, इंटरेस्ट आपके जेब से जा रहा है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन आपके जेब से जा रहा है बच्चों? द आंसर इज नो। कोई रियल कैश फ्लो नहीं है, बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन आपके जेब से नहीं जा रहा है। लेकिन आप इसको पीएनएल में माइनस करते हो। पीएनएल में माइनस करने से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है बच्चों। पीएनएल में जब आप इसको माइनस करते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, और वो आप कम प्रॉफिट पे टैक्स भरते हो।
तो कहीं ना कहीं जो डेप्रीसिएशन है वो आपका टैक्स सेविंग का काम करता है। जो आपका डेप्रीसिएशन है वो क्या करेगा बच्चों, टैक्स सेविंग का काम करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो रियल कैश फ्लो तो नहीं है, रियल कैश फ्लो तो नहीं है, लेकिन टैक्स सेविंग उससे जरूर होता है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, अभी क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। एक मिस्टेक बस इन्होंने क्या की है कि मशीन की वैल्यू नहीं दी थी, वरना और मजा आ जाता क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से पढ़िए। बोल रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है, उसका कॉस्ट 3 लाख रुपए और यील्ड करेगा एनुअली प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट देगा। कितना प्रॉफिट देगा? 80,000 रुपए का प्रॉफिट देगा, लेकिन आफ्टर डेप्रीसिएशन, यानी डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है बच्चों? 80,000 का प्रॉफिट बच रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, हमारा फॉर्मेट क्या रहता है? एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। हमारा फॉर्मेट रहता है बच्चों ईबीआईटी। ईबीआईटी में से सबसे पहले इंटरेस्ट जाता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया है। फिर आता है ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका ईएटी। अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स रहता है उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह माइनस होता है, आप सबको ये मालूम है। लेकिन एक बात समझिए आप, ये जो ईबीटी में हम आते हैं ना, ईबीटी में कैसे आते हैं ध्यान से सुनना। अब ईबीटी का कैलकुलेशन बता रहा हूं। सेल्स में से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। जब भी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो बच्चों आता है कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। इसी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जनरली डेप्रीसिएशन छुपा होता है। डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट। उसको जब अपन बच्चों माइनस करते हैं तब आता है ईबीआईटी। तब हमारे पास क्या आता है? ईबीआईटी। और यही ईबीआईटी का अपन अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे। पर वो ईबीआईटी कहां से आता है? सेल्स में से। सेल्स में से, जिसको अपन रेवेन्यू भी कहते हैं। रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होता है, जिसके अंदर डेप्रीसिएशन होता है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ही डेप्रीसिएशन होता है, तब जाके ईबीआईटी आता है। और ईबीआईटी से अपन सारा कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या डेप्रीसिएशन से मेरा डेप्रीसिएशन क्या सच में मेरे जेब से जा रहा है? मैंने कहा नो सर, डेप्रीसिएशन मेरे जेब से नहीं जा रहा है। तो जब आप टैक्स को माइनस करके आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है ना बच्चों, इसमें आप वापस से डेप्रीसिएशन को जोड़ दो। इस डेप्रीसिएशन को जब जोड़ दोगे तो आपके पास जो आएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास टोटल कितना कैश है टैक्स देने के बाद, वो आपके पास आ गया। समझ में आया? रीजन क्या है? रीजन है कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप डेप्रीसिएशन को माइनस करते हो, आप टैक्स पे करते हो, और फिर से डेप्रीसिएशन को जोड़ देते हो, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक्चुअली आपके जेब से कोई खर्चा नहीं होता है, बस वो आप बुक्स में दिखाते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मुझे ये जानना है कि मेरे पास, अगर मुझे ये जानना है कि मेरे पास कितना कैश है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं डेप्रीसिएशन को वापस से ऐड कर दूंगा। क्लियर हुआ? चलो अब एक बार कमेंट्स देख लेता हूं मैं। सेल्स से नहीं समझ में आया। सेल्स मतलब देखो, अगर मैंने कोई सामान बेचा है, अगर मैंने कोई सामान बेचा है, मुझे एक बात बताओ। अच्छा नहीं समझ में आया, अहमद को भी नहीं समझ में आया। देखो, अगर मैंने कोई सामान बेचा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज पता नहीं क्या हो गया आप लोग को, मान लो मैंने 10 रुपए का ना एक सामान बेचा है, ठीक है? एक पेन मैंने 10 रुपए का बेचा है। अब उस पेन को बनाने में ये मेरा सेल प्राइस है, मान लो वो मेरा सेल प्राइस है, ठीक है? अब मान लो 2 रुपए का ना मेरा प्लास्टिक लगता है, ठीक है? 2 रुपए एक पेन को बनाने में मान लेते हैं आपका प्लास्टिक लगता है। तो प्लास्टिक एक तरीका क्या हो गया बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो कि हर सामान पे लगता है। और मान लेते हैं 50 रुपए मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप आप लोग को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है। 50 रुपए मान लीजिए मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? और मान लेते हैं आपने टोटल आपने टोटल 50 पेन आपने बेचे, ठीक है? आपने टोटल 50 पेन बेचे।
₹50 के फिक्स कॉस्ट में मान लेते हैं ₹20 का डेप्रिसिएशन भी है। ये जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, ये फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है। ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये फिक्स कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो चलो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। सबसे पहले सेल्स कितना होगा, तो आप समझो ₹10 का एक पेन बिका, कुल मिला के 50 पेन बिके, तो मेरा सेल्स कितना हो गया, ₹500 का सेल हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए। एक पेन बनाने में ₹2 का रॉ मटेरियल लगता है, प्लास्टिक मेरा रॉ मटेरियल है, तो ₹2 का प्लास्टिक लगता है मेरा एक पेन बनाने में। तो टोटल 50 पेन अगर मैंने बेचे हैं तो 50 पेन बनाए होंगे, तो 50 पेन का कितना रुपए लगा होगा, ₹100 लगा होगा। तो 500 में ₹100 माइनस कर दो, तो ये जो 400 आएगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे अपन, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसको अपन कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी होगा, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है बच्चों, डेप्रिसिएशन हटाना नहीं है, इंक्लूड करके आप माइनस करिए। तो ₹50 का आपका फिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर ₹20 का डेप्रिसिएशन है, रहने दीजिए डेप्रिसिएशन को, पूरा 50 माइनस करिए। जब आप पूरा 50 माइनस करेंगे तो ये ₹350 आपका क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। ये आपका ₹350 क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। मुझे बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। यहां तक आया समझ? अब देखो, अब देखो, लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन में ना टैक्स रेट ले लेते हैं, टैक्स रेट ले लेते हैं बच्चों 20% ले लेते हैं, टैक्स रेट 20% ले लेते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन में, अब इसके आगे चलते हैं। ईबीआईटी से वाला कैलकुलेशन तो आपको मालूम ही है। चलो ईबीआईटी के आगे का कैलकुलेशन करते हैं। अब ईबीआईटी में से क्या माइनस होता है बच्चों, इंटरेस्ट माइनस होता है। क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है तो जीरो हो गया। तो मेरा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आ गया मेरा, 350 आ गया। अब इसमें से टैक्स माइनस होगा बच्चों, टैक्स कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टैक्स दिया है 20%, तो इसमें से 20% आप माइनस कर दीजिए। तो 350 का 20% कितना हो जाएगा, ₹70। तो ₹70 आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में मैंने क्या बोला, ये आपका अर्निंग है, इसमें डेप्रिसिएशन को आपको जोड़ना है। डेप्रिसिएशन को क्यों जोड़ना है, क्योंकि एक्चुअली आपके जेब से डेप्रिसिएशन नहीं जाता है, डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बुक की एंट्री है। क्लियर है? जैसे आपकी गाड़ी आपने घर में खरीदी है, आपकी गाड़ी का हर साल वैल्यू कम होगा, लेकिन उससे आपके जेब से कुछ जा रहा है क्या, कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ₹20। तो ये ₹20 आप क्या करोगे, यहां पे ऐड कर दोगे। तो जब आप ये ₹20 ऐड करोगे तो अब आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना बन जाएगा बच्चों, 300। अब क्लियर हुआ सभी को? गुड। अहमद, संजय, सभी को क्लियर हुआ? गुड। अभी भी किसको डाउट है तो बताओ। हम्म अर्शी, अर्शी गलती कर दी क्या कोई? क्या हो गया, अर्शी गलती कर दी? अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक की है। हाँ, चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको करना, ठीक है, उसको करना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, कहां दूं, नीचे देता हूं। चलो आप लोग करो ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। एक्चुअली मैं थोड़ा ये एज्यूम करके चल रहा था कि आप लोग को शायद ये आप लोग पढ़े होगे कहीं पे, मे भी हो सकता है कि 12th वगैरह में मे भी ना पढ़ाए हो आपके टीचर, 12th में रहता है, क्योंकि एक्चुअली मेरा एजम्पशन थोड़ा सा गलत हो गया। सेल प्राइस आप ₹20 लिख लीजिए, सेल्स क्वांटिटी आप 100 लिख लीजिए,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ना पर यूनिट ही होता है, याद रखना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए लिख लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट आप लिख लीजिए 500, और इसके अंदर बच्चों डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन मान लीजिए 100 रुपीज इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। टैक्स रेट आप ले लीजिए बच्चों 30%। अब मुझे आप फी फैट कैलकुलेट करके बताइए। चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, टेंशन मतलब मैं आपके स्पीड से ही चलूंगा। प्रियांशी ने बोला छप गया दिमाग में, मैरी ने बोला क्लियर हो गया, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। CS मैरी, वेरी गुड। और क्या है, हाँ हाँ करेक्ट मैरी, ये एक्चुअली 12th में था, बट हो सकता है एक्चुअली सारे बोर्ड्स अलग अलग होते हैं, तो कुछ बोर्ड्स में नहीं होगा मे बी, या ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पढ़ा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोशन का सेल्स करेक्ट आया है। केशव क्या पूछ रहा है यार, इंटरेस्ट किसका निकालेंगे? इंटरेस्ट किसका होता है केशव? इंटरेस्ट किसका होता है? डेप्रिसिएशन का इंटरेस्ट होता है। हाँ CBSE में तो था। सीफैट आ गया है, मोहित का आ गया है, और परी का आ गया है, नैन्सी का आ गया है, भूमि का आ गया है, आदित्य सोनी का भी आ गया है। वेरिएबल कॉस्ट करेक्ट, रोशन 500। यस। चेतना, क्या डाउट है तुम्हारा? तुम्हारा डाउट कहाँ है? डाउट ही पूछ लिया करो ना चेतना, तुमने ये टाइप किया कि चैट डाउट देखो, उससे अच्छा डाउट ही एक बार और पूछ लेती। मुझे दिख तो नहीं रहा है डाउट वैसे। कुछ लोग का सी फैट 1080 आया है और कुछ लोग का सी फैट 800 आया है। चलो कैलकुलेट करते हैं। दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 1080, कुछ बच्चों का ये आंसर आया है और कुछ बच्चों का आ रहा है 800। ये दो आंसर मेरे सामने आ रहे हैं, लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों सेल्स ले लेते हैं। तो सेल्स कितना है? 20 रुपए का सेल है। कितनी क्वांटिटी है? 100 क्वांटिटी है। तो ये हो गया बच्चों 2000। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है 100 की क्वांटिटी के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 500। तो 2000 में 500 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1500। वेरिएबल कॉस्ट मैंने बताया ना, वेरिएबल कॉस्ट भी आपको कैसे लेना है? क्वांटिटी से इंटू करके लेना है, क्योंकि ये आपके पर क्वांटिटी के हिसाब से होता है। जैसे ये पर पेन पे था ना, तो कितने पेन हमने बेचे? 50, तो 2 × 50 किया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी से इंटू करके लेना है। तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोग का कंट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से आप माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? 500। तो 500 माइनस करने पे ये हो जा रहा है 1000। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं EBIT। अब EBIT में इंटरेस्ट तो है नहीं, फिर भी मैं इंटरेस्ट लिख दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो इंटरेस्ट क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो आपके पास आएगा EBT। EBT कितना हो गया? 1080। अब इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। तो 1080 का 30% आपको निकालना पड़ेगा। कई बच्चे शायद यहां तक आके रुक गए होंगे, तो 1080 पे कई बच्चे आके रुक गए होंगे। इसका 30% आप अगर निकालेंगे तो आंसर आएगा 324। 324 आप माइनस कर दीजिए तो आंसर बचेगा 756।
अब ये जो 756 आया बच्चों, इसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें डेप्रीसिएशन आपको जोड़ना है, और डेप्रीसिएशन आपका कितना है बच्चों, 100 रुपए का डेप्रीसिएशन है। तो 100 रुपए का डेप्रीसिएशन इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 856। अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा सा और आप लोग को लिखाना पड़ेगा। सेल्स कैसे आ रहा है बच्चों, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी करके। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। इंटरेस्ट जो निकलता है, इंटरेस्ट किस पे निकलता है बच्चों, इंटरेस्ट निकलता है डिबेंचर वगैरह के ऊपर, या क्वेश्चन में लोन वगैरह दिया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, टैक्स किस पे निकलता है बच्चों, टैक्स का रेट आपको इंटू करना पड़ता है ईबीटी में। ईबीटी में जब आप इसको इंटू करते हो तब जाके टैक्स का अमाउंट आता है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी क्या होगा बच्चों, गिवन होगा क्वेश्चन में। चलो इसको कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। करो। क्या गलत लिख दिया, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, ये तो 1000 है ना, सॉरी सॉरी, मेरे मेरे से गलती हुआ है। ठीक ठीक ठीक, 800 सही होगा फिर आंसर आप लोग का, 800 वाले आंसर सही होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 800 वाला आंसर फिर सही होगा। बाद में जो बच्चे आंसर दे रहे थे ना 800 ही दे रहे थे, उन्हीं लोग का आंसर करेक्ट है। गुड गुड गुड, 800 करेक्ट है। एक बार इसको नोट कर लो, जिन लोगों का गलत आया है, जिन लोगों का गलत आया उन लोग 800 कर लो। ठीक है, मेरे को लगता है लिखने में कुछ गलती हो गया होगा। अच्छा, मैं ऊपर का 1080 देख के ना मेरे माइंड में वही छप गया था। चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोग को इसी का, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया आप लोग को। परफेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा सा बेसिक्स करवा रहा हूं अभी ना मैं। एक्चुअली मैं कैपिटल बजटिंग चालू ही नहीं किया हूं, बेसिक्स पे ही हूं मैं अभी। पहले बेसिक्स ही कर लेते अपन। चलो सी फैट निकाल के बताओ बच्चों। लेट सी, सबसे पहले सी फैट किसका करेक्ट आता है, लेट सी। चलो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी करो। आगे नहीं बढ़ सकता अर्शी, मैं भी चाह रहा हूं आगे बढ़ना, पर एक्चुअली क्या है, बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा ना। उस समय जो बच्चों को बीच में कंफ्यूजन हुआ ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। दैट इज ओके बच्चों, देखो हर बैच ना अलग आती है। इसके पहले वाली बैच में ये वाला इशू नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था। ठीक है, हर बैच अलग होता है। तो इस वाले बैच में थोड़ा सा मेरे को बेसिक्स पे थोड़ा वर्क करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अपन क्या है, अपन अलग थोड़ी हैं मैं और आप। आपको इशू हुआ, मेरे को सॉल्व करना है। मोहित का आंसर आ रहा है 5000। फिर अलवीना का आंसर भी आ रहा है 5000, निशान भी 5000, नैन्सी भी 5000, तन्वी का आंसर अलग है, कोयल का आंसर भी 5000, केशव का 4500, अक्सा का 5, सभी का 5 आ रहा है। मुझे लगता है 5000 ही होना चाहिए, 5000 ही होना चाहिए। धवल का लेक्चर स्लो चल रहा है लगता है। साहिबा 5000। चलो क्वेश्चन को करते हैं।
तो सेल्स कैसे करेंगे बच्चों? सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सेल्स प्राइस इनटू, क्या करेंगे? सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना? सब लिख के ही करता हूं, एकदम बेबी बेबी स्टेप। 50 रुपए इंटू 200, तो 50 रुपए इंटू 200 यानी कितना हो जाएगा आपका? ये 10,000 हो जाएगा। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 15 रुपए। 15 रुपए इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा? 3,000। तो 10,000 में 3,000 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? 7,000। अब इसमें आप माइनस करोगे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,000 दिया हुआ है। तो 1,000 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6,000। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ईबीआईटी। अगेन क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी ताकि आपका फॉर्मेट ना बिगड़े इसलिए मैं इंटरेस्ट को 0 ले ले रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा 6,000। यह आएगा आपका ईबीटी। अब ईबीटी में से क्या माइनस करेंगे आप? टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना है? 25%। ये 25% किसका निकालेंगे आप? 6,000 का। तो 6,000 का 25% आएगा 1,500। जब आप 1,500 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 4,500। इसी को अपन बोलेंगे ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीसिएशन को जोड़ेंगे। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500। तो डेप्रीसिएशन 500 का जोड़ दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,000। ये आपका सी फैट है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है या गलती हो रही है अभी भी तो बताओ। मुझे लगता है और इसके क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा फालतू। बताइए फिर भी आप बताइए। क्लियर है बच्चों को? इसमें तो लगभग सभी का आंसर सही देखा है मैंने, एक दो बच्चों का बस अलग दिख रहा था। एक दो बच्चों का आंसर बस अलग दिख रहा था, बाकी तो सही आया था इसका आंसर। किसको एक नो दिखा कहीं पे? रुचिका को क्लियर नहीं हुआ क्या? अपर्णा क्लियर है पर, हाँ। अवंती डाउट बॉक्स चेक करिए ना, कहाँ है? अरे भाई ऐसे ही पूछ लो ना, क्या डाउट है? चैट में ही पूछ लो बच्चों, क्या डाउट है? क्या हो गया? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आगे बढ़िए, मैं समझ रहा हूं, बट मैं क्या करूं, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आ रहा है ना। हाँ हाँ कंपलसरी है साक्षी। डन। अवंती और एक और कोई चेतना करके भी कोई थी। चेतना आपको भी, आपका भी कोई डाउट था शायद, वो बताओ जल्दी पूछो आप लोग। वो स्टार्टिंग में आदित्य मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया उसकी वजह से। नो डाउट बोल रही थी। अच्छा नो डाउट बोल रही थी, ओके। चलो तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है? ईबीटी दिया हुआ था। ईबीटी कितना दिया हुआ है बच्चों? 80,000 का ईबीटी दिया हुआ है। अब ईबीटी में से क्या माइनस होगा? टैक्स माइनस होगा। क्वेश्चन में टैक्स कितना दिया है बच्चों? देखो 50% का टैक्स दिया हुआ है। तो आपको तो मालूम है ईबीटी में से टैक्स 50% यानी 40,000 का माइनस होगा। ठीक है, ये 50%, 40,000 कैसे आया? आई होप आपको पता है। 80,000 का 50% लेते हैं ना, तो 40,000 माइनस, तो आपके पास ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा कितना? 40,000। और अभी अभी हमने किया अर्निंग आफ्टर टैक्स में आपको डेप्रीसिएशन जोड़ना रहता है। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन की वैल्यू मिसिंग है,
5 लाख का जो वैल्यू है उस पर 12% अगर आप निकालोगे तो 5 लाख का 12% होता है 60,000। तो 60,000 का डेप्रीसिएशन आप जोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका सी फैट। सी फैट कितना आ जाएगा बच्चों? आपका सी फैट आ जाएगा 1 लाख रुपए। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? यहां पे भी इन्होंने मिस्टेक किया है, यहां पे पे बैक पीरियड लिखना था इनको। तो पे बैक पीरियड अब हमारा क्या आएगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाई इवन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और हमारा इवन कैश फ्लो कितना आ गया है? 1 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो पे बैक पीरियड कितना आ जाएगा? 3 इयर्स। समझ में आया आप लोग को? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ईबीटी दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ईबीटी दिया हुआ था। ईबीटी में से टैक्स को माइनस किए तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर डेप्रिसिएशन को जोड़े तो आपके पास सी फैट आ गया। कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ श्वेता, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ सभी को? डन एवरीवन? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब देखो कई बार क्या होता है बच्चों, अनइवन कैश फ्लो होता है। क्या होता है बच्चों? अनइवन कैश फ्लो। अभी हम लोग पीवीपी के दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। अनइवन कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? हर साल आपको सेम अमाउंट नहीं मिल रहा है, हर साल आपको अलग अलग अमाउंट मिल रहा है। तो जब आपको हर साल अलग अलग अमाउंट मिलेगा तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज पीबीपी ई प्लस बी बाई सी। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है पर है बहुत इजी, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा पहले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, तब उससे समझ में आएगा। हम लोग को फॉर्मूला ना रटना नहीं है भाई, गलती से भी रटना मत। कभी भी फॉर्मूला कंसेप्ट को समझना, समझोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। मान लीजिए बोला है कि कोई भी नाम ले लो, मोहित का नाम ले लेता हूं। मोहित हैव इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग खरीदा और उसका 5 लाख रुपए लगाया। इट हैज फॉलोइंग कैश फ्लो। इट हैज फॉलोइंग कैश फ्लो। तो आपको ईयर और कैश फ्लो दिया हुआ है। ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल दिया है। और कैश फ्लो दिया है मान लीजिए पहले साल का 1 लाख, दूसरे साल का 2 लाख, तीसरे साल का 1 लाख, उसके बाद का 50,000। नहीं 50,000 नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं। मान लेते दिया है 3 लाख और फिर दिया है मान लो 50,000। क्वेश्चन देखो एक बार बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन देखो। एकदम क्लियर, इजी है, गुड। क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर होता है तो मेरे को अच्छा लगता है। पहले बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 5 लाख रुपए का एक बिल्डिंग लिया है मोहित ने, और कैश फ्लो जो आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है मतलब इतना इतना इसको रिटर्न मिल रहा है। हर साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो अलग अलग है, कभी 1 लाख मिल रहा है, फिर 2 लाख मिल रहा है, ऐसे अलग अलग रिटर्न मिल रहा है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? अब समझो हो क्या रहा है बच्चों। अगर मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालूं, क्या निकालूं? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है? टोटल कैश फ्लो। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले साल तो बच्चों 1 लाख आ रहा है, पहले साल तो 1 लाख आ रहा है। दूसरे साल अगर आप देखोगे तो 1 लाख और 2 लाख दोनों आ जा रहा है ना। पहले साल का 1 लाख और अगले साल का 2 लाख दोनों आ जा रहा है। तो टोटल मिला के कितना आ जा रहा है आपके पास? 3 लाख रुपए आ जा रहा है। कितना आ रहा है आपके पास? 3 लाख रुपए आ रहा है। ऐसे अगर मेरे को 3 साल का निकालना रहे तो 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को 4 साल का निकालना रहे, तो 4 साल का अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1 + 2 + 1 + 3,
या सीधा आप 4 लाख में इस 3 लाख को जोड़ दीजिए, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। टोटल आंसर कितना आएगा? 7 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा बच्चों? 7 लाख रुपीज आ जाएगा टोटल। और आखिरी साल में 50,000 और आ रहा है, तो कितना बन जाएगा? 7.5 लाख। समझ में आया? तो पहले साल में 1 लाख आया, दूसरे साल में 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, तीसरे साल में 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, फिर 3 लाख और 7 लाख, फिर 50,000 और 7.5 लाख। मुझे बताओ बच्चों, क्यूमुलेशन करना समझ में आया कि नहीं आया? क्यूमुलेट कैसे करना है वो समझ में आया कि नहीं आया? डन? पक्का? अब देखिए, यहां तक क्लियर है? अब देखो, 5 लाख रुपए वसूल करना है, पे बैक करना है, पे बैक पीरियड चाहिए हम लोग को। पर ये 5 लाख रुपए हमको ये मालूम है, यहां देखो, ध्यान से देखो, कि 3 साल तक तो नहीं आ रहा है। दिखा आपको बच्चों? 3 साल में हमारे पास पैसा कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है। 3 साल में कितना पैसा आ रहा है? 4 लाख रुपए आ रहा है। तो हमको ये तो मालूम है बच्चों कि 3 साल तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 3 साल में तो भैया 5 लाख नहीं आया है। 3 साल तक तो 4 लाख आ रहा है, चौथे साल में 7 लाख आ जा रहा है, मतलब 3 साल तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ठीक है? अब बच्चों, चौथे साल अगर आप देखोगे, चौथे साल अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है बच्चों? 3 लाख रुपए आ जा रहा है। चौथे साल में हमारे पास कितना आ जा रहा है बच्चों? 3 लाख। 3 साल में 4 लाख आए हैं, यानी अभी रिमेनिंग बाकी कितना है? अभी रिमेनिंग बाकी कितना है? सर रिमेनिंग हम लोग को 5 लाख चाहिए, 4 लाख आ चुका है, तो रिमेनिंग बाकी है सर 1 लाख रुपए। रिमेनिंग कितना बाकी है? 1 लाख। तो प्लस कीजिए बच्चों 1 लाख और डिवाइड कीजिए अगले साल जितना भी कैश फ्लो पूरे साल भर में आ रहा है, यानी डिवाइड करेंगे बच्चों 3 लाख से। तो 3 इयर्स प्लस ये हो जाएगा 0.33, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.33 इयर्स। अरे एक सेकंड, ये हो जाएगा बच्चों 3.33 इयर्स। और फिर आपको ईयर में कन्वर्ट करना, मंथ में कन्वर्ट करना तो आता ही है। हम लोग क्या करेंगे? 0.33 को इंटू 12 कर देंगे। 0.33 को अपन क्या कर देंगे? इंटू 12। 0.3333 करके कैलकुलेटर में टाइप करना और फिर इंटू कर देना 12 मंथ से। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स। आपका आंसर हो जाएगा 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स। एक बार फिर से कर रहे हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमको ये मालूम है कि 3 साल तो लग ही रहा है, क्योंकि 3 साल में 4 लाख आए टोटल, और चौथे साल में 7 लाख आया, तो 4 साल नहीं लगेगा। 4 साल में तो क्योंकि 7 लाख तक आ जाएगा, लेकिन 3 साल तो पक्का लगेगा ही लगेगा। अब बचेगा कितना? तो रिमेनिंग निकाल लो पहले। 5 लाख हमको चाहिए, 4 लाख आ चुका है, तो रिमेनिंग हमको निकालना कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख बन गया न्यूमरेटर। पर अगले साल आ कितना गया? फिर अगले साल 3 लाख आ गया, तो 1 लाख को 3 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.33। तो 3 प्लस 0.33, तो मेरा आंसर आ गया 3.33 इयर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? आया सभी को समझ? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अब आ गए आप लोग ट्रैक पे, अब आप लोग ट्रैक पे आ गए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं ना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोग को ताकि समझ में आए। मान लो जैसे यहां पे एक बच्चे ने पूछा था, फिर एक बार और बता दो, ऋषि ने पूछा है, ऋषि का ही नाम ले लेते हैं। ऋषि हैव इन्वेस्टेड, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ध्यान से देखना अभी। ऋषि हैव इन्वेस्टेड ₹10 लाख in a land and building. Following cash flows are given. Following cash flows are given. तो 10 लाख रुपए ऋषि ने लगाया है और हर साल उसको अलग अलग टाइप से पैसे आ रहे हैं। तो देखो, मान लेते हैं 5 साल में पहले साल 3 लाख आ रहा है, अगले साल 4 लाख आ रहा है,
फिर 6 लाख आ रहा है, फिर 1 लाख आ रहा है, फिर 2 लाख आ रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप अपन क्या करते हैं बच्चों, क्यूमुलेट करते हैं। क्यूमुलेट यानी टोटल कितना पैसा आया वो देखते हैं। तो देखो बच्चों कितना पैसा आया टोटल। सबसे पहले साल में तो 3 लाख रुपए आ गए। दूसरे साल में कितने पैसे आए बच्चों, 3 लाख प्लस 4 लाख। 3 लाख तो पहले साल में ही था, 4 लाख और आ गया, तो टोटल कितना बन गया, 7 लाख बन गया। तीसरे साल में 6 लाख और मिल गए, तो 7 लाख में 6 लाख और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 13 लाख। उसमें 1 लाख और जोड़ दो, 14 लाख। 2 लाख और जोड़ दो, 16 लाख। इस तरीके से आपके पास टोटल कितना पैसा आ रहा है ये पता चल गया। कोई बताओ बच्चों, क्यूमुलेटिव में कोई इशू तो नहीं है, क्यूमुलेटिव में कोई इशू तो नहीं है, सभी को क्लियर है। अब देखो हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए बच्चों 10 लाख रुपए। कितना चाहिए हम लोग को, 10 लाख। 10 लाख लाने के लिए अगर आप देखोगे तो मिनिमम 2 साल तो चाहिए ही चाहिए। देखो बच्चों मिनिमम 2 ईयर्स तो लग ही रहे, क्योंकि थर्ड ईयर में तो 13 लाख आ जा रहा है, थर्ड ईयर में 13 लाख आ गया, वाह भाई वाह। 10 लाख के भी ऊपर चला गया, यानी 2 साल लगेगा और कुछ महीने लग जाएंगे। अब कितना टाइम लगेगा, तो दो चीजें निकालनी है बच्चों, दो चीज कैलकुलेट करना। पहली चीज क्या कैलकुलेट करना, अभी कितना रिमेनिंग अमाउंट निकालना है, रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा है। क्या निकालेंगे आप, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है वो निकालेंगे। तो बच्चों दूसरे साल में 7 लाख वसूल हो चुका है, तो कितना बच गया है, तो 10 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो तो 3 लाख बच गया है। ये 3 लाख बच्चों आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। अगले साल कितना कैश फ्लो आ रहा है, अगले साल का कैश फ्लो, अगले साल कितना कैश फ्लो आ रहा है, सर 6 लाख रुपए अगले साल आ रहा है। तो 2 ईयर्स, दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो बच्चों। और नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है, 6 लाख। तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स, और 3 डिवाइडेड बाई 6 अगर मैं करूंगा तो 0.5 ईयर्स। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2.5 ईयर्स। समझ में आया कि ऊपर से गया सभी के, बताओ जरा, ऑनेस्टली बताओ बच्चों, आया समझ आप लोग को अब। मोहित कुछ गलती कर दी है तुम शायद, बाकी सबका आंसर करेक्ट है। मोहित तुमसे कोई गलती हुई है, एक बार चेक करो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन करे अब बुक का, बताओ बुक का क्वेश्चन करे एवरीवन। कोई बात नहीं मोहित, करे बुक का क्वेश्चन, आर यू रेडी एवरीवन। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लेट्स डू बुक का क्वेश्चन बच्चों, बुक का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, उसका आउटफ्लो कितना है, 12,000। तो ये क्या है बच्चों, हमारा कॉस्ट है। कितना पैसा लग रहा है हमारा, 12,000 लग रहा है। पहले साल में बच्चों कितना मिल रहा है, 2,000। दूसरे साल में कितना मिल रहा है, 3,000। तीसरे साल में मिल रहा है 4,000। चौथे साल में मिल रहा है बच्चों 6,000। क्यूमुलेट कर दिए तो पहले साल का 2,000, दूसरे साल में 3,000 और मिला तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। 4,000 और मिला तो कितना हो गया, 9,000 हो गया। 6,000 और मिला तो कितना हो गया बच्चों, 15,000 हो गया। टोटल 15,000 हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, 12,000 चाहिए। कितना चाहिए हम लोग को, 12,000 चाहिए। तो बच्चों मिनिमम मिनिमम 3 साल तो लग ही रहा है। देखो तो जरा, क्योंकि चौथे साल में तो आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल जा रहा है, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल जा रहा है। तो 3 साल तो लग ही रहा है, कम से कम 3 साल तो लग ही रहा है। अच्छा अब दो चीजें निकालते हैं। एक तो क्या निकालते हैं बच्चों, रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग बैलेंस निकालते हैं। तो हम लोग को चाहिए कितना, 12,000। और 3 साल में आ कितना रहा है बच्चों, 9,000। तो 12,000 में 9,000 गया, तो हम लोग को अभी और कितना चाहिए, 3,000 चाहिए। और दूसरा चीज अपन डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। तो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है बच्चों, 6,000। तो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है, 6,000। तो ये आंसर हो जाएगा 3.5 ईयर्स। कितना आंसर हो जाएगा, 3.5 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जरा। माई बच्चा पार्टी आर बैक, वेरी गुड।
माई बच्चा पार्टी बैक, वेरी गुड, 3.5 ईयर्स, वेरी गुड। अब आ गए ना आप लोग अपने रोल में। मैं यही वाले बच्चों को तो मिस कर रहा था, मैं यही वाले बच्चों को तो आज मिस कर रहा था। आज पता नहीं थोड़ा स्टार्टिंग में क्या हो गया था, पर यही वाले बच्चे तो चाहिए मुझे। यही तो है मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। हाँ, ये जो मेरे करने के पहले ही आंसर ले आते हैं, यही तो है मेरे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, इंस्टीट्यूट का भी आंसर आया है, 3 साल 6 महीना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। किसी को भी डाउट नहीं है ना यहां पे? अब आ गया ना, वेरी गुड। चलो, आदित्य 3 इयर्स, 3 वो ईयर्स ही है ना, वो ईयर्स ही है, मंथ नहीं है वो, ईयर्स ही है। ये वाला जो कैलकुलेट होता है ना, ये भी ईयर्स ही होता है। ठीक है, तो ये 0.5 ईयर्स हो रहा है, 3 इयर्स प्लस 0.5 ईयर, तो 3.5 ईयर। आदित्य हैज इन्वेस्टेड 12 lakh and has following cash flow. Calculate payback period and payback profitability. अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना बच्चों, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप पे बैक पीरियड आप कैलकुलेट करो। पे बैक प्रोबेबिलिटी ना बच्चों मैं बताऊंगा, है ना, आई विल टेल यू। ठीक है, पे बैक आपको करना है। ठीक है, चलो ईयर 1 2 3 4 5। पहले साल आए 4 लाख, फिर आए 5 लाख, फिर आए 5 लाख, फिर आए 4 लाख, फिर आए 3 लाख। चलिए बच्चों, पे बैक पीरियड निकालिए। मैं देखता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब गर्म हुआ है दिमाग, सही बोल रहे हो धवल। गुड याशिका। हाँ रोशन, 0.5 मीन 6 मंथ, करेक्ट। मोहित का आंसर एकदम फटाक से आ चुका है, 2 साल 7 महीने। मोहित का आंसर एकदम फटाक से आ चुका है, 2 साल 7 महीने। वेरी गुड मोहित। मैं बाकी लोग का वेट कर रहा हूं, बाकी लोग का भी आंसर का वेट कर रहा हूं। श्रुति वेरी गुड, गर्ल पावर। पीयूष, आदित्य, अर्शी, अर्शी तो जवाब देती है, क्या बात है। कोमल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड कोमल। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड कुश। प्रियांशी, प्रियांशी इज बैक। अंशिका, लिंसी, संजय, साक्षी, धवल, सी एस मैरी, नैन्सी, ऋषि, अलवीना, जानवी। अलवीना को भी आ रहा है समझ, वेरी गुड अलवीना, वेरी गुड। कोयल वेरी गुड। काजल आपका आंसर थोड़ा अलग है, देख लो एक बार कोयल, आपका आंसर भी थोड़ा, काजल सॉरी, काजल एक बार आपने आंसर आंसर देख लो। ऋषु का 2 आ रहा है, बाकी लोग का भी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माई बच्चा पार्टी इज बैक, माई बच्चा पार्टी इज बैक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे बच्चों। पहले साल का 4 लाख, 4 लाख में 5 लाख मिलेगा तो 9 लाख। 4 लाख में 5 लाख मिलेगा तो 9 लाख। 9 लाख में 5 लाख और मिलेगा तो 14 लाख। 14 लाख में 4 लाख और मिलेगा तो 18 लाख। 18 लाख में 3 लाख और मिलेगा तो 21 लाख। करेक्ट एवरीवन? यस सर, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना। क्या करते हैं, अपन को 12 लाख चाहिए, तो मिनिमम 2 साल तो लगेगा ही, तो हम लिखेंगे 2 इयर्स। अब न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूमरेटर में आता है हमारा रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग बचा कितना है, 12 लाख में से सर 9 लाख वसूल हो गया, तो 3 लाख बचा है, तो 3 लाख सर न्यूमरेटर। और दूसरा अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो।
दूसरा अपन क्या लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। तो बच्चों नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो सर 5 लाख है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2 ईयर्स, 2 ईयर 0.6 ईयर्स। तो आप इसको सीधा 2.6 ईयर लिख सकते हो, 2.6 ईयर्स लिख सकते हो। ठीक है, 2.6 ईयर लिख सकते हो। और 2.6 ईयर को अगर आप कैलकुलेट करोगे मंथ में तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स प्लस 0.6 इंटू 12 महीना। ये अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 2 ईयर्स 7.2 मंथ्स। ठीक है, तो जिनका भी आंसर 2 साल 7 महीना है उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो या तो आप 2.6 ईयर्स लिख के छोड़ दीजिए या तो आप 2 ईयर 7 मंथ लिखिए। क्लियर हुआ? गुड। हाँ याशिका, 2 ईयर 7.2 मंथ। तो या तो आप, अच्छा आपने, अच्छा काजल आपका सही है फिर। एक्चुअली बच्चे मंथ में लिख रहे थे ना, और आपका आंसर मैं 2.6 कुछ देखा शायद, तो उस समय मेरे को लगा आप 6 मंथ बोल रहे हो, मेरा पढ़ने में इशू हो गया। ठीक है, दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, इसमें भी नंबर मिलेगा इसमें भी नंबर मिलेगा। पर ये वाला जो है ना, इंस्टीट्यूट कई बार ये सजेस्टेड आंसर में इस तरीके से लिख के देती है। तो आप लोग जनरली क्या है कि आंसर देखोगे ना, तो आप लोग का मन फिर वो विचलित हो जाता है कि अरे सर ये करे कि ये करे। तो मैंने सोचा पहले ही बता दो भाई कि सजेस्टेड आंसर में जनरली इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स आपको यहाँ भी मिल जाएगा, मार्क्स आपको दोनों जगह मिलेगा। पर आप सजेस्टेड आंसर देख के ना आप पैनिक हो जाते हो कि सर हमने तो 2.6 लिख के आ गए हम। तो बच्चों मार्क्स मिलता है, लेकिन आप पैनिक होते करके मैं आपको दोनों निकालना सिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलता है, अगर आप देखो ध्यान से सुनना। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना बहुत इजी है। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी में क्या करना, जितना भी आपका टोटल इनफ्लो है ना बच्चों, टोटल इनफ्लो में से आपके कॉस्ट को माइनस कर देना। इसको पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो टोटल हम लोग कितना मिल रहा है बच्चों, 21 लाख रुपए मिल रहे हैं ना। तो 21 लाख में से हमारा कॉस्ट कितना है, 12 लाख। 21 लाख में 12 लाख आप माइनस कर दो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 लाख। 21 लाख में 12 लाख आप माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 लाख। क्लियर हुआ? तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका टोटल इनफ्लो आ रहा है, टोटल इनफ्लो जो आ रहा है वो आपका क्यूमुलेटिव का लास्ट वाला होगा, या आप सीएफ को पूरा टोटल कर सकते हो। ठीक है, उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देना। क्लियर हुआ? हाँ श्वेता लिखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, रुको इससे थोड़ा बेटर क्वेश्चन देता हूं आपको। बुक का क्वेश्चन है ये वाला इलस्ट्रेशन 3, पर ये मत करो, मैं आपको इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। बुक ने ना कचड़ा कर दिया है, क्योंकि मैं आपसे आपको थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। कोई लड़की का नाम ले लेते हैं, अभी तक सारे लड़कों का नाम सीख किया हूँ। कंगना का नाम दिख रहा है, कंगना का नाम ही ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, दो लड़कियों का नाम ले लेते हैं, कंगना और स्वाति। ठीक है, चलो। तो कंगना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 6 लाख, स्वाति ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 8 लाख। कैश फ्लो दिया हुआ है और कैश फ्लो अलग अलग सालों का दिया है, तो ईयर 1 2 3 4 5 इसका दिया है 2 लाख 2 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख। ये दिया है 4 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख। आपको दो चीजें निकालनी है, पीबीपी निकालना है बच्चों, दोनों का पीबीपी निकालेंगे आप, और आप पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है।
ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही कर लिया, मतलब आप समझ लो कि यू आर एग्जाम रेडी। इससे टफ क्वेश्चन और एग्जाम में नहीं आ सकता, इससे टफ क्वेश्चन और एग्जाम में नहीं आ सकता। 3 to 4 मार्क्स जनरली। श्वेता का क्वेश्चन है कि कितने नंबर के लिए आएगा, तो ये 3 to 4 मार्क्स तक के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रुचिका का नाम दे दूंगा, रुचिका कह रही है मेरा भी नाम, बिल्कुल ठीक है। एक बार नाम दे दिए तो नोट्स में हमेशा के लिए रह जाता है, नहीं फिर मस्त। फिर भगवान करे मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही एग्जाम में भी आ जाए। आता है वैसे तो। मोहित का आंसर भी आ गया है, कंगना वाला आंसर आ गया है। पर मोहित का आंसर गलत लग रहा है, मोहित का आंसर गलत लग रहा है। थर्ड ईयर का भाई 5 लाख है ना कैश फ्लो। पीयूष, तन्वी, तन्वी वेरी गुड। तन्वी क्या बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा पीछे रहती है पर आज तन्वी आगे चल रही है, गुड। कई लोग का आंसर 2 ईयर 5 मंथ है। आप पॉइंट में ही आंसर निकाल दो चलेगा, मंथ में कन्वर्ट मत करो, पॉइंट में ही आंसर निकाल दो चलेगा। पॉइंट में निकाल के छोड़ दो, पॉइंट में ही निकाल के छोड़ दो। चलो बहुत सारे लोग का आंसर आ गया है, वैसे बहुत सारे लोग का आंसर आ गया है, गुड। चलो किया जाए क्वेश्चन को बच्चों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। बच्चों की स्पीड तो बहुत बढ़ गई है, ये मेरे बच्चे हैं तो स्पीड तो हो गई यार। तो हमको 6 लाख चाहिए, कम से कम 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, तो 2 कर लेते हैं प्लस। और बच्चों क्या करेंगे, अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, तो 6 लाख चाहिए था, 4 लाख आ चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, 2 लाख। अगले साल का कैश फ्लो कितना है, 5 लाख। तो आंसर हो जाएगा 2.4। ठीक है, मैं अभी पॉइंट में निकाल के छोड़ देता हूं, आपको कन्वर्ट करना तो आ गया है क्योंकि 2 ईयर्स 2.4 ईयर्स, ठीक है। यहां पे भी मैं क्यूमुलेटिव निकाल लेता हूं। क्यूमुलेटिव पहले का 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 7 लाख, 9 लाख और 12 लाख। तो मिनिमम मिनिमम कितना साल लगने वाला है, 3 साल यहां पे लगने वाला है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं 3 प्लस, हम लोग को 1 लाख की और जरूरत है, रिमेनिंग 1 लाख बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय अगले साल का कैश फ्लो कितना है, 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो ऐसे केस में मेरा आंसर आ जाएगा 3.5 ईयर्स। मेरा आंसर आ जाएगा 3.5 ईयर्स। अगर मैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो यहां पे एक आंसर आएगा 14 लाख, माइनस हमने इन्वेस्ट किया था 6 लाख, तो 14 लाख माइनस 6 लाख, एक जगह आंसर आएगा 8 लाख, और दूसरी जगह आंसर आएगा 12 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। क्लियर है, तो ये आंसर देख लीजिए। किसी को अगर कोई अगर बोलेगा कि नीड है सर समझाने की तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि बच्चों को अब क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स आर नाउ कॉन्फिडेंट, आई कैन सी दैट। आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है एकदम फर्स्ट हाफ में आप अलग थे और अभी आप एकदम अलग हो। वेरी गुड, मजा आ रहा है मेरे को भी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अंशु ने बोला है स्वाति वाला, एक बार स्वाति वाला मतलब पे बैक पीरियड बोल रहा हूँ। तो पे बैक पीरियड में क्या है ना कि अगर आप देखोगे तो स्वाति का 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप देखोगे तो तीसरे साल तक, ये ईयर है ना, ईयर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख लेना, 1 2 3 4 5। अगर आप देखोगे तो तीसरे साल तक 7 लाख रुपए आ जा रहे हैं, तो 3 साल तो लगेगा ही लेकिन। और फिर अगर आप देखोगे तो रिमेनिंग बचा कितना है, तो 8 लाख रुपए स्वाति ने लगाया है और 7 लाख रुपए आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 लाख बच गया।
अगले साल स्वाति ने कितने रुपए कमा लिए? 2 लाख। तो 3 years प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 years। अब क्लियर है बच्चों? अंशी, अंशी बोल रहा हूं, अंशु को क्लियर है? हाँ। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जो टोटल है ना, टोटल को मैंने क्या किया है, टोटल को माइनस कर दिया है कॉस्ट से, तो मेरा प्रॉफिट आ गया है। टोटल को मैंने कॉस्ट से माइनस कर दिया, ये देखो ये आया ना टोटल। ये आखिरी वाला जो होता है वही टोटल होता है, आखिरी वाला जो होता है ना वही टोटल होता है। तो ये टोटल को मैंने माइनस कर दिया कॉस्ट से। टोटल 12 लाख, कॉस्ट कितना है? 8 लाख। तो 12 माइनस 8। अब क्लियर है सभी को? वेरी गुड। राधे, क्लियर हुआ? डन एवरीवन? एक और क्वेश्चन दूं या हो गया? कॉन्फिडेंस आ गया है? जैसा आप लोग बोले, एक टॉपिक बस फिर और बचा है। बताओ, और क्वेश्चन कराऊं या नया टॉपिक पे जाऊं? जैसा मेरे प्यारे बच्चे बोले। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संजय ने लिखा है टॉपिक। दिव्यानी ने बोला है मेरे नाम से दो। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। ठीक है, सभी ने नेक्स्ट टॉपिक बोला है। तो दिव्यानी और एक रुचिका, इन दोनों के नाम से दूंगा अब मैं। ठीक है, देखो, दिव्यानी लिमिटेड और दूसरी तरफ कर देते हैं रुचिका लिमिटेड। ठीक है, दिव्यानी लिमिटेड और रुचिका लिमिटेड। ये नया टॉपिक है बच्चों ना, नया टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट है इसका 6 लाख, रुचिका का है 7 लाख। कैश फ्लो जो आ रहा है वो ईयर 1, 2, 3, 4, 4 साल है। पहले साल 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख। रुचिका के केस में भी ईयर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश फ्लो आ रहा है 80,000, 4 लाख, 3 लाख, 2,20,000, 1 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10%। आपको निकालना है बच्चों डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्या निकालना है बच्चों? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आपको निकालना है। सर ये तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं होगा, सब कुछ सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, सब कुछ सेम करेंगे, बस डिस्काउंट करके करेंगे। क्या करेंगे? डिस्काउंट करके करेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों? डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको बस निकाल लेना है। एक बार अगर आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लिया तो बस, एक सेकंड इसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड। ईयर 4, ईयर 5, आखिरी वाले में मैंने 1 लाख लिखा था शायद, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से इधर देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, 2 मिनट का बस काम है, बाकी हो जाएगा इजीली। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, मैं दिव्यानी वाला कर ले रहा हूं, आप लोग को रुचिका वाला करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% आपको निकालना है बच्चों। 10% कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू करके निकालना है। कल वाली क्लास में समझाया था ना। तो कैलकुलेटर उठाइए और इसमें करिए 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, तो पहली बार इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा? 0.909।
एक बार और इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 0.826, एक बार और इक्वल टू करेंगे तो 0.751, एक बार और इक्वल टू करेंगे तो 0.683। अब आपको बच्चों प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो 2 लाख को आप क्या करेंगे? इंटू कर देंगे 0.909 से, तो आंसर आ जाएगा 1,81,800। फिर आप 3 लाख को इंटू कर देंगे 0.826 से, आंसर आ जाएगा 2,47,800। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 3 लाख को इंटू करेंगे 0.751 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,25,300। उसके बाद लास्ट में 2 लाख को आप इंटू करेंगे 0.683 से, तो आंसर आ जाएगा 1,36,600। क्लियर हुआ? अब वो ही करेंगे जो पहले करते थे। थोड़ा सा और जगह चाहिए मुझे, तो रुचिका की इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। थोड़ा सा इसको साइड करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा साइड करते करते बेचारी का पूरा अमाउंट बाहर ही निकाल दिया मैं। चलो, अब देखो, अब अपन क्यूमुलेटिव पीवी निकालेंगे बच्चों। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते थे ना, अब उसकी जगह क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव पीवी। सेम तरीके से 1,81,800। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो है वो जोड़ देंगे। तो 1,81,800 में आप जोड़ोगे 247,800, तो आंसर आएगा बच्चों 4,29,600। फिर इसमें अगले साल का 2,25,300 जोड़ोगे, तो आंसर आ जाएगा 6,54,900। फिर इसमें अगले साल का 1,36,600 जोड़ोगे, तो आंसर आ जाएगा 7,91,500। ये आंसर आ गया। अब आपको वही स्टेप यूज करना है जो आपने पहले किया था। आप याद करो क्या स्टेप आपने यूज किया था? आपको 6 लाख रुपए चाहिए बच्चों। अच्छा, कहां पे? 2 साल तो लग ही रहा है आपको, 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, तो आपने ले लिया 2 इयर्स। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट आपको निकालना रहता है पहली चीज। तो रिमेनिंग बैलेंस बचा कितना है? सर हमको चाहिए 6 लाख, और 2 साल में इकट्ठा हो रहा है 4,29,600। यानी सर बिल्कुल कॉपी पेस्ट जैसे पहले किए थे। यस बच्चों, वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। तो 6 लाख माइनस 4,29,600, ये अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 1,70,400। तो रिमेनिंग अमाउंट लिख दो 1,70,400। अब डिवाइड करो नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो से। अगले साल तीसरे साल में कितना कैश फ्लो आ रहा है बच्चों? देखो, अगले साल में कैश फ्लो आ रहा है, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो 2,25,300। तो डिवाइड कर दो 2,25,300 से, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.75। तो आंसर हो जाएगा 2.75 ईयर्स। आंसर हो जाएगा 2.75 ईयर्स। क्लियर है क्या? तो यहां पे एक चीज जो नया आया, वो नया क्या आया बच्चों? आपने जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया ना, वो नया आया। क्लियर हुआ? वेरी गुड पीयूष। ऋषि ने तो उसमें आंसर ला दिया है, वेरी गुड, मंथ्स में करेक्ट, एकदम सही आंसर आया। 0.756 आ रहा है। यस, मैं 2 डिजिट तक ही लिया हूं, 0.756 आ रहा है। मैं रुचिका वाला भी कर लेता हूं सॉल्व, एक काम करता हूं, कुछ लोग को अगर कॉन्फिडेंस ना आया हो तो आ जाएगा। वैसे तो बाकी बच्चों ने क्लियर ही लिखा है, पर चलो मैं रुचिका वाला भी सॉल्व कर देता हूं। रुचिका वाले में भी क्या करेंगे बच्चों? सेम यही करेंगे ना, ध्यान से देखना, जिसको नहीं समझ में आया पहली बार अब आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। अच्छा, बाकी जिन लोगों को आ गया है समझ, उन लोग करो, उन लोग सॉल्व करो बच्चों जिन लोगों को आ गया है। तो आंसर तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, और फिर आप निकालोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आएगा 0.621। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 80,000 से इसको इंटू कर देना है बच्चों, 80,000 से इसको इंटू कर देना है। तो 80,000 को अगर मैं इंटू करता हूं 0.909 से, तो आंसर आता है बच्चों 72720।
फिर अगर मैं 4 लाख को इंटू करता हूं 0.826 से, तो आंसर आता है 3,30,400। फिर अगर मैं 3 लाख को इंटू कर देता हूं 0.751 से, तो आंसर आएगा बच्चों 2,25,300। फिर आपको क्या करना है, 2,20,000 को इंटू करना है 0.683 से, तो आंसर आएगा 1,50,260। और लास्ट वाला 1 लाख को अगर मैं इंटू करता हूं 0.621 से, तो आंसर आएगा 62,100। अब आपको क्यूमुलेट करना है। तो एक स्टेप आपका बढ़ गया था, बस ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप आपका थोड़ा सा बढ़ गया, बाकी तो सारी चीजें सेम है। तो ये 72720 आएगा, उसमें अगले साल का ऐड कर दो। 72720 में अगले साल का ऐड कर दो, 3,30,400। तो ये बन जाएगा 4,03,120। अब इसमें अगले साल का 2,25,300 ऐड कर दो, ये बन जाएगा बच्चों 6,28,420। अब इसमें अगले साल का 1,50,260 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 7,78,680। और इसमें लास्ट ईयर का आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8,40,780। अब इसमें बच्चों हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को चाहिए 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख अगर चाहिए तो हमको मालूम है कि 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा है, सर हमको चाहिए था 7 लाख, लेकिन मिल रहा है हमको 3 साल में 6,28,420। और फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का फिर कैश फ्लो हो रहा है 1,50,260। नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना हो रहा है 1,50,260। तो वो भी ले लीजिए 1,50,260। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इयर्स प्लस 7 लाख माइनस 6,28,420। तो ये हो जाएगा 71,580 डिवाइडेड बाई 1,50,260। तो आंसर आ जाएगा 3.47 ईयर्स। 3.47 ईयर्स। लेट मी सी, किसी बच्चे ने मेरे पहले करेक्ट आंसर दिया हो तो, लेट मी सी मेरे पहले किसी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया हो तो। दीपांशु, हमेशा आपको बैकलॉग क्लियर करके ही आना है बच्चों, हमेशा। मोहित का आंसर एकदम सही आ गया। आदित्य को समझ में आया? आदित्य और मैरी, आप दोनों को आया बच्चों समझ? आदित्य और मैरी को आया समझ? पुनीत ने कहा है आ गया। राधे ने कहा है डीएफसी एक बार। डीएफसी नहीं है, डीएफ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए लास्ट क्लास हमने किया हुआ है पूरा, तो आपको लास्ट क्लास देखना पड़ेगा ना भाई। 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर करके इक्वल टू दबाते हैं। कल की पूरी क्लास हमने वही किया है, तो आप टीवीएम वाला क्लास देखना, बिना टीवीएम वाली क्लास देखे ये मत लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। 1/1.1 करोगे ना, 1/1.1, फिर इक्वल टू दबाते जाओगे तो हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आते जाएगा। चेतना ने बोला है आ गया। चेतना को कोई और इशू? पहले भी बच्चा ने कुछ बोला था, चेतना ने। हो गया चकाचक, बढ़िया। मैरी, आपको आया समझ? नहीं नहीं, आज हमेशा हमेशा दीपांशु, ठीक है, याद रखना। डन। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो करो उसको। गिविंग यू अ लास्ट क्वेश्चन।
चलो लेट्स सी। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है अहमद, फिर अपन थ्योरी करेंगे। थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा। कशिश ने बोला नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कैसे निकालेंगे। नहीं समझा, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्यों निकालेंगे? कैश फ्लो तो दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में कैश फ्लो तो दिया हुआ होगा। क्यूमुलेट कैसे करेंगे ऐसा बोल रहे हो क्या कशिश? कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। कशिश आपका क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हुआ, आप क्यूमुलेट कैसे करेंगे वो बोल रहे हो क्या? ऐड करना है बच्ची बस ना, ऐड करना है। देखो ये जो अमाउंट आता है ना बच्ची, ये जैसे 72720 आया ना, इसमें ये वाला जो अमाउंट होगा ना प्लस कर देना, तो ये वाला अमाउंट निकल के आ जाएगा। 72720 में अगले साल का जो कैश फ्लो है ना, ये वाला कैश फ्लो, इसको ऐड कर दो। 3,30,400 इसको ऐड कर दो, तो आंसर 4,03,120 आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव पीवी बन जाएगा। समझ में आया कशिश? किसी और को भी डाउट है बच्चों पूछो। कशिश आपको आया समझ? मोहित का आंसर आ रहा है 3.792। हाँ ठीक है, ऐसे ही निकाल दो, पॉइंट में निकाल लो आप लोग आंसर, पॉइंट में निकाल के छोड़ दो। केशव का भी उतना ही आ रहा है। साहिबा का भी उतना ही आ रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। परी का भी उतना ही है। चलो मैं कर देता हूँ। अंशिका का भी उतना ही है। बहुत सारे बच्चों का आंसर सेम आ रहा है। डिस्काउंटिंग रेट कितना है बच्चों? डिस्काउंटिंग रेट हमारा 10% है ना? तो आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले, एट द रेट ऑफ 10%। तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब इससे आप पीवी निकाल लेंगे, तो पीवी कितना आएगा? तो 2 लाख का इंटू 0.909 करोगे तो आंसर आएगा 1,81,800। उसके बाद 3 लाख अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 0.826 करने से 2,47,800। फिर 4 लाख को अगर आप इंटू करोगे 0.751 से तो आंसर आएगा 3,04,000, 3,04,000 सॉरी। फिर अगर आप 5 लाख को अगर आप इंटू करोगे 0.683 से तो आंसर आएगा 3,41,500। और अगर आप 6 लाख को इंटू करोगे 0.621 से तो आंसर आएगा 3,72,600। अब क्यूमुलेटिव पीवी निकालेंगे, तो पहले साल का तो उतना ही रहेगा 1,81,800। अब इसमें अगले साल का जोड़ दीजिए, 1,81,800 में आप अगले साल का जोड़ दीजिए 247,800, तो आंसर आ जाएगा 4,29,600। इसमें आप 3,04,000 जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 7,30,000। इसमें आप 3,41,500 जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 10,71,500। इसमें आप 3,72,600 जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1,444,100। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि बच्चों 3 साल तो लगना ही लगना है, तो 3 ईयर्स लिख दिए। प्लस अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है? 10 लाख में से 7,30,000 आप माइनस कर दीजिए,
डिवाइड अगले साल का जो कैश फ्लो आ रहा है, जो कि कितना आ रहा है, 3,41,500। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है 3.79 ईयर्स आ रहा है। 3.79 ईयर्स आ रहा है। किसी को भी डाउट है तो पूछिए जरा, किसी को भी डाउट है तो पूछिए जरा। ऑल क्लियर? नेहा, कोमल, कई बच्चों ने तो आंसर निकाल दिया। कोमल तिवारी पहले 2.18 बोल रही थी, अब क्लियर हो गया? क्या गलती कर दी रे कोमल? दिव्यानी को भी क्लियर है, प्रणव को भी क्लियर है, साक्षी को भी क्लियर है, मैरी। अच्छा, आ, मैरी कल वाली क्लास एक बार देख लेना अगर तुमने नहीं देखा है तो। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले भी बोला हूं मैं, वन को डिवाइड करना है 1.1 से, वन को डिवाइड करना है 1.1 से, और इक्वल टू हर बार दबाना है। समझ में आया? तो आप 1 दबाइए, डिवाइड का बटन दबाइए, फिर 1.1 दबाइए, इक्वल टू करेंगे तो आपका पास आंसर 0.909 आएगा, फिर से इक्वल टू करेंगे तो 8.826 आएगा, फिर से इक्वल टू करेंगे तो 0.751 आएगा। ये 1.1 कहां से आया? 1 में डिस्काउंटिंग फैक्टर जितना भी रहेगा उसको जोड़ देना। तो 1 में अभी तो 10% है ना, तो 1 में 10% जोड़ोगे तो 1.1 ही आएगा। क्लियर हुआ? किसी को भी और डाउट है तो बताओ जरा। क्लियर है? सब क्लियर? ठीक है कोमल, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आज अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आज हम लोगों ने एक तो पेबैक पीरियड पढ़ा, हम लोगों ने पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ा, सी फैट निकालना सीखा। इतना काम आज हम लोगों ने किया है। चलो थ्योरी अपन आज नहीं करते, चलो कल ही कर लेंगे। मुझे बताओ बच्चों, आज की क्लास समझ में आई क्या? मेरे को आप लोग का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो आई वॉन्ट योर सेटिस्फेक्शन। मनी इज ऑलवेज अ सेकेंडरी थिंग। आई एम नॉट टीचिंग हेयर फॉर मनी, आई एम टीचिंग हेयर फॉर माई पैशन एंड सेटिस्फेक्शन। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सेटिस्फाइड। आप सबका मन खुश रहे, आप खुश रहे, मैं ये चाहता हूं, ठीक है? तो मुझे ये बताओ बच्चों कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोगों को क्लियर हुआ? पक्का सभी को? ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये चारों चीजें एकदम क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा पक्का? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चकाचक, गुड। चलिए, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं बच्चों, आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? कुछ बुरा लगा भी हो तो मन में मत रखिएगा, ठीक है? कुछ लगेगा आपको तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एवरी वन, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास को खत्म करते हैं अब। सारी बातें दिमाग में छप गई है तो बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है? कल फिर कंटिन्यू करेंगे आगे की कहानी को, मिलते हैं अपन, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। बाय बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।